What about others? Okay, Soumya, Nikhil. Yes, Sakshi, Ashwini, Sakshi, Prajakta. साक्षी एक्झाम्स कधीपर्यंत आहे तुझे? ओके साक्षी, 20, ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम. यस, प्राजक्ता, कितने फंक्शंस हुए हैं आपके? प्राजक्ता, आकाश. बिल्ट इन फंक्शंस 12. ओके. 21. अरे वाह, नाइस. चलो, अच्छा है. एस टी आर सी एम पी, एस टी आर सी पी वाई, एस टी आर सी एच आर, ये कुछ फंक्शंस देखे आपने? एवरीवन? एस टी आर सी एम पी, एस टी आर सी एच आर, एस टी आर सी ए टी. ओके, नाइस. चलो, तो सबसे पहले देखते हैं एस टी आर सी पी वाई फंक्शन कैसे काम करता है. चलेगा? यस. सो लेट अस स्टार्ट विद द एस टी आर सी पी वाई. एस टी आर सी पी वाई इस फंक्शन का काम सिंपल है. एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है. ओके, सो लेट अस सी. तो ये है अपनी स्ट्रिंग एस टी आर, जिसमें हमने डेटा स्टोर किया है फर्स्ट बिट. जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने वाले हो, तो मेक श्योर कि आपका बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं. ठीक है? तो ये अपना एस टी आर वन है, जहां पे मैंने फर्स्ट बिट ये स्टोर किया है. सो फॉर एग्जाम्पल, एस टी आर ऑफ साइज 10 इज इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, ये वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर की थी. अब इस ओरिजिनल स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है, तो अपने पास एक कैरेक्टर एरे होना जरूरी है. तो यहाँ पे cpy इस नाम से हमने कैरेक्टर एरे क्रिएट किया. अगेन इसकी साइज 10 है. इसमें डेटा क्या स्टोर करना है ये अभी तक हमें पता नहीं, इसलिए हमने सिर्फ डिक्लेयर किया. देन अपना डिसाइड हुआ कि str इस स्ट्रिंग में जो भी डेटा है वो हम इस cpi स्ट्रिंग में एज इट इज कॉपी करेंगे. बट प्रॉब्लम इज हम डायरेक्टली cpy इज इक्वल्स टू str नहीं लिख सकते. हमें इस str स्ट्रिंग में हर एक इंडेक्स पे जो डेटा है वो कॉपी करना है. तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा cpy ऑफ साइज 10, तो cpy इस स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे 10 साइज का आपका कैरेक्टर एरे तैयार हो जाएगा. सो हियर यू विल गेट cpy, और इस एरे की साइज है समथिंग 10. ओके. हर एक इंडेक्स पे बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू ही रहेगी. तो हर एक इंडेक्स पे यहाँ पे वैल्यू है गार्बेज. नाउ एज आई सेड, str स्ट्रिंग में जो भी डेटा है एज इट इज हमें cpy स्ट्रिंग में चाहिए था. But we cannot write cpy is equals to str, and that's why we have decided to write one function which will copy one string into another. और इसलिए हमने यहाँ पे my str cpy इस फंक्शन को डिफाइन किया. इस my str cpy फंक्शन को हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं. एक होता है सोर्स, दूसरा होता है डेस्टिनेशन. सोर्स स्ट्रिंग, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग. डेस्टिनेशन स्ट्रिंग यहाँ पे कौन सी रहेगी? यस एवरीवन? str और cpy, which one is destination? Perfect. और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग विल बी ऑलवेज फर्स्ट पैरामीटर. तो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा cpy और सेकेंड पैरामीटर रहेगा सोर्स, दैट इज str. तो अपने हमने my str cpy इस फंक्शन को ये दो पैरामीटर्स पास करने का डिसीजन ले लिया.
अब ये दोनों पैरामीटर्स मतलब str और cpy ये दोनों स्ट्रिंग अपने my_str_cpy फंक्शन को पास हो जाएंगे। लेकिन फंक्शन में एंट्री करने के बाद हमें एग्जैक्टली काम क्या करना है वो देखना होगा। सो लेट अस सी दैट आल्सो। ये है 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड 8th इंडेक्स। सेम गोज विथ cpy 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अपने हर एक इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो अपने डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के इंडेक्स पे कॉपी करना है। तो सोर्स स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स पे f कैरेक्टर था, वो हम डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स पे एज इट इज कॉपी करेंगे। दैट मीन्स वी विल सिंपली राइट cpy of 0th इंडेक्स इज इक्वल्स टू str ऑफ 0th इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स तो कॉपी हो गई। अब सेकेंड इंडेक्स, तो सेकेंड इंडेक्स पे अपना डेटा है i। इस i को हमें cpy ऑफ फर्स्ट इंडेक्स पे एज इट इज कॉपी करना है। देन वी विल अगेन राइट cpy ऑफ फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू str ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। तो हर बार आप एक एक इंडेक्स को ऐसे असाइन करते जाओगे क्या? क्या लगता है, आप हर एक इंडेक्स को ऐसे वन बाय वन असाइन करोगे? नहीं, फिर क्या करोगे? वी विल यूज लूप। परफेक्ट। तो यहाँ पे हम सिंपली फॉर लूप यूज करेंगे। एज वी ऑल नो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज विल बी जीरो, सो i इज इक्वल्स टू जीरो। देन कहीं पे तो पहुंचने के लिए ऑब्वियसली जीरो से लेके आगे ही जाना है, 0th इंडेक्स के बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इंडेक्स पे ही जाना है, तो i इंक्रीमेंट ही करना होगा। बस मेरा क्वेश्चन ये है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द कंडीशन? आई इंक्रीमेंट करने की जो प्रोसेस है वो कब रुकनी, कहाँ पे हमें स्टॉप करनी चाहिए? आई नॉट इक्वल्स टू नल। ओके, आई वेरिएबल कौन से टाइप का डेटा स्टोर करता है साक्षी? विच टाइप ऑफ डेटा आई वेरिएबल इज स्टोरिंग? इंटीजर। और जो स्लैश जीरो लिखा है वो कौन से टाइप का डेटा है? करेक्ट, स्लैश जीरो मीन्स नल। नल इज विच टाइप ऑफ डेटा? ओके सौम्या, आई लेस देन 10। परफेक्ट। नल इज कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। तो हम इंटीजर वैल्यू के साथ कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, परफेक्ट। हम क्या कहेंगे, आई लेस देन 10। क्यों? क्योंकि अपने स्ट्रिंग की जो साइज थी वो 10 थी। लेकिन जब आप माई strcpy इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो कहीं पे भी आपने स्ट्रिंग की साइज, आपने स्ट्रिंग की लेंथ मेंशन की है क्या? तो फिर कैसे पता चलेगा यहाँ पे सिर्फ 10 साइज का एरे है? प्रूफ क्या है आपके पास कि str ये एरे 10 साइज का है? फंक्शन कॉल किया है ना हमने, cpy और str। अच्छा, strlen इस फंक्शन को कॉल करेंगे लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। यह फंक्शन कॉल करते समय अपने कैरेक्टर एरे की लेंथ एज अ पैरामीटर पास करेंगे। ओके, साइज ऑफ यूज करेंगे, साइज ऑफ str बोलेंगे तो हमें एरे की साइज क्या है वो पता चल जाएगी, ऐसा कहना है विकास। लेकिन यहाँ पे साइज ऑफ फंक्शन की हेल्प से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 4 बाइट्स रहेगी। इसका रीजन क्या है, आपने यहाँ से एड्रेस पास किया, राइट? एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। तो जब आप रिसीव करोगे डेफिनेशन में तो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल रहेगा।
और पॉइंटर टाइप का वेरिएबल किसी भी टाइप का पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हो, उसे स्टोर करने के लिए मेमोरी लगती है 4 बाइट्स। तो साइज ऑफ एसटीआर चेक करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4 बाइट्स। तो साइज ऑफ यूज नहीं कर सकते, लेंथ पास करनी होगी। करेक्ट। अब यहाँ पे एक मजेदार चीज है, देखो 0th इंडेक्स पे एफ है, फर्स्ट इंडेक्स पे आई, देन आर एस टी बी आई टी। बेसिकली कंप्लीट स्ट्रिंग स्टोर होने के बाद सबसे लास्ट में आपने क्या स्टोर किया है? एट द एंड व्हाट यू हैव स्टोर्ड? नल। परफेक्ट। अगर आपके इंडेक्स पे नल कैरेक्टर है, इसी का सिंपल मीनिंग क्या है? एंड ऑफ द स्ट्रिंग कह सकते हैं। अगर आपके इंडेक्स पे नल कैरेक्टर है, दैट मीन्स इट इज एंड ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एरे नहीं, it is a character array. This character array will be treated as string. Point is, अगर आपके इंडेक्स पे नल है, इसका सिंपल मीनिंग आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई, ऐसा हम ले सकते हैं क्या? क्या लगता है एवरीवन? हमने कल देखा था स्ट्रिंग मतलब क्या है? कैरेक्टर एरे, बट इट विल ऑलवेज एंड्स विथ नल कैरेक्टर। तो अगर आपको किसी भी इंडेक्स पे नल कैरेक्टर दिखता है, तो ये आपके स्ट्रिंग का एंड है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं क्या? और अगर आपको दिखता है कि यहाँ पे नल है, दैट मीन्स आपके एसटीआर ऑफ ith इंडेक्स पे नल है। यू हैव नल कैरेक्टर एट एसटीआर ऑफ ith इंडेक्स। तो जैसे ही नल कैरेक्टर दिखता है, तो हमें लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है, और जब तक वहां पे नल कैरेक्टर नहीं है, हमें अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करना है। कह सकते हैं। तो अब आपको आपके स्ट्रिंग की साइज क्या है, आपकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ये पता होने की जरूरत है क्या? सो आई नॉट इक्वल्स टू नल नहीं, ith इंडेक्स पे जो डेटा है, दैट्स व्हाई एसटीआर ऑफ ith इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू नल। इज दिस कंडीशन इज क्लियर एवरीवन? रिपीट करें। ओके। स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है साक्षी? व्हाट इज स्ट्रिंग? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एरे। तो कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग, इन दोनों में डिफरेंस कैसे समझ में आएगा आपको? दिस इज कैरेक्टर एरे एंड दिस इज स्ट्रिंग, ये आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? स्ट्रिंग एरे में लास्ट में नल होता है, करेक्ट? परफेक्ट। स्ट्रिंग में नल रहेगा, कैरेक्टर एरे में नहीं होगा। तो यही अपना प्लस पॉइंट है। मतलब किसी रोड पे अगर आप जा रहे हो, तो ये रोड यहाँ पे खत्म होता है, ये हमें डिस्टेंस से पता चलता है क्या? नहीं। सामने दिखता है, अरे यहाँ पे तो डेड एंड है, इसके आगे रोड ही नहीं जा रहा। करेक्ट। तो ये नल कैरेक्टर मतलब अपने लिए डेड एंड है। अगर किसी भी इंडेक्स पे आपको ये नल कैरेक्टर दिखता है, इसका सिंपल मीनिंग होता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग।
इसके आगे आपको कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? बस ये कंडीशन हम अपने लूप में कैसे चेक करेंगे? देखो, अब स्ट्रिंग में अपने पास डेड एंड है। स्ट्रिंग का डेड एंड क्या है? लास्ट में नल कैरेक्टर रहेगा। अभी तक हम इंटीजर एरे, कैरेक्टर एरे देख रहे थे, तो उसमें डेड एंड था क्या? नहीं। आप जितनी वैल्यू चाहे उतना एक्सेस कर रहे थे, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सिंबल ही नहीं था कि जो आपको बता सके कि यहाँ पे आपका एरे खत्म हो रहा है। लेकिन स्ट्रिंग में सबसे एंड में नल कैरेक्टर स्टोर होता है, जो आपको बताता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आपके स्ट्रिंग के ith इंडेक्स पे नल कैरेक्टर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखो, आपके ith इंडेक्स पे मतलब 0th इंडेक्स पे f है, फर्स्ट इंडेक्स पे I है, सेकेंड इंडेक्स पे R है, तो ये सब वैलिड कैरेक्टर्स है। FIRSTBIT सारे वैलिड कैरेक्टर्स है, तो इनके साथ हम काम करेंगे। जैसे ही नल कैरेक्टर दिखता है, इसका सिंपल मीनिंग है एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमें अपना जो काम है वो स्टॉप करना है। रिक्वायरमेंट क्लियर है? नल कैरेक्टर दिखता है तो हमें अपना लूप स्टॉप करना है, बिकॉज नल मीन्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो फिर लूप कब वर्क करेगा? अगर नल है तो स्टॉप करेगा। तो काम कब करेगा? जब आपके स्ट्रिंग के ith इंडेक्स पे नल कैरेक्टर नहीं है, दैट मीन्स str ऑफ ith इंडेक्स का जो कैरेक्टर है वो अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो अपना लूप काम करेगा। अगर str ऑफ ith इंडेक्स पे नल कैरेक्टर मिलता है तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज नल नॉट इक्वल्स टू नल, ये कंडीशन फेल हो जाएगी और आप लूप से एग्जिट करोगे। ये पॉइंट क्लियर है क्या? यस साक्षी। ओके, चलो, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरे ड्रॉ कर लेते हैं मेमोरी डायग्राम के लिए। तो यूजिंग दिस str वी आर स्टोरिंग हेलो, HELLO, और एंड में है नल कैरेक्टर, और यहाँ पे है अपनी CPY स्ट्रिंग। ठीक है, ये है 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अगेन 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब हमें इस str स्ट्रिंग में हर एक इंडेक्स पे जो डेटा है वो CPI स्ट्रिंग के इंडेक्स पे कॉपी करना है। सो str ऑफ 0th इंडेक्स पे जो डेटा है वो CPY के 0th इंडेक्स में कॉपी होगा। फर्स्ट इंडेक्स पे जो डेटा है वो फर्स्ट इंडेक्स पे कॉपी होगा। अब ये 0, 1, 2, 3 ये इंडेक्स नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे? अपने फॉर लूप से। सो वी सिंपली हैव टू राइट CPY of ith index is equals to str of ith index। तो यहाँ पे है आपका i वेरिएबल। इनिशियली आपने i वेरिएबल को वैल्यू असाइन की 0, तो i वेरिएबल की वैल्यू है 0। देन आपने कंडीशन चेक की str ऑफ ith इंडेक्स, सो str ऑफ 0th इंडेक्स यहाँ पे वैल्यू है h, सो h नॉट इक्वल्स टू नल। कंडीशन ट्रू है, h इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो लूप में एंट्री करेंगे। एंट्री करते ही हमने लिखा है CPY ऑफ ith इंडेक्स, दैट मीन्स CPY ऑफ 0th इंडेक्स इज इक्वल्स टू str ऑफ ith इंडेक्स, दैट मीन्स str ऑफ 0th इंडेक्स। क्या डेटा है यहाँ पे? h कहाँ पे कॉपी होगा? CPY के 0th इंडेक्स पे। Then value of I will be increment, it will become 1. Again we will check str of ith index, that means str of first index, which is e, so e not equals to null, again condition true है। loop में entry करेंगे CPY of ith index, that means CPY of first index को हम value assign करेंगे str of first index की, which is e। तो यहाँ पे e as it is copy होगा। then we will increment I। नाउ I वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 2।
Again, we will check str of ith index, that is str of second index, which is L. L not equals to null, कंडीशन ट्रू है, लूप में एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही हम cpy ऑफ ith इंडेक्स इज इक्वल्स टू str ऑफ ith इंडेक्स. सो str ऑफ सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू है L, किसे असाइन कर रहे हैं, cpy ऑफ सेकेंड इंडेक्स को, तो यहाँ पे L कॉपी होगा. देन अगेन वैल्यू ऑफ I विल इंक्रीमेंट, इट विल बिकम 3. str ऑफ थर्ड इंडेक्स पे अगेन डेटा है L. L नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन 2 है, लूप में एंट्री करेंगे. str ऑफ ith इंडेक्स, दैट इज str ऑफ थर्ड इंडेक्स पे डेटा है L, वो हम असाइन कर रहे हैं cpy ऑफ थर्ड इंडेक्स को, तो cpy ऑफ थर्ड इंडेक्स पे डेटा आ जाएगा L. अगेन वैल्यू ऑफ I विल इंक्रीमेंट, इट विल बिकम 4. str ऑफ फोर्थ इंडेक्स, str ऑफ फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है 0, सॉरी, str ऑफ फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है O. अगेन O इज नॉट इक्वल्स टू नल, O इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है, तो लूप में एंट्री करेंगे. अगेन str ऑफ ith इंडेक्स, दैट इज str ऑफ फोर्थ इंडेक्स पे जो डेटा है विच इज O, वो हम कॉपी करेंगे cpy ऑफ ith इंडेक्स पे, दैट इज cpy ऑफ फोर्थ इंडेक्स पे, तो यहाँ पे O कॉपी हो जाएगा. अगेन वैल्यू ऑफ I विल इंक्रीमेंट, इट विल बिकम 5. अब हम चेक करेंगे str ऑफ फिफ्थ इंडेक्स. str ऑफ फिफ्थ इंडेक्स पे डेटा क्या है, नल, तो कंडीशन जब चेक करेंगे नल नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है क्या, नल नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है क्या एवरीवन, नो. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो हम फॉर लूप से एग्जिट कर लेंगे. ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई वो देखो. आपने str स्ट्रिंग से HELL ये सारे कैरेक्टर्स कॉपी कर लिए, लेकिन नल कॉपी किया है क्या, नहीं, नल कॉपी करना रह गया. और अगर आपके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के एंड में नल कैरेक्टर नहीं है तो इसे एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा क्या, नहीं. और इसीलिए जब आप लूप से एग्जिट करोगे तो एग्जिट करने के बाद आपको मैन्युअली, मतलब आपको खुद से cpy ऑफ ith इंडेक्स, I वेरिएबल की वैल्यू 5 रहेगी बिकॉज एग्जिट वैल्यू है, तो cpy ऑफ ith इंडेक्स पे आप मैन्युअली इस तरीके से नल कैरेक्टर असाइन कर सकते हो, और वो करना है, क्योंकि वो कॉपी नहीं करेंगे तो यहाँ पे गार्बेज रहेगा, तो बहुत कम चांसेस है कि गार्बेज वैल्यू विल बी नल. तो इससे अच्छा है रिस्क नहीं लेंगे, खुद से यहाँ पे नल कैरेक्टर असाइन कर देंगे विच विल रिप्रेजेंट cpy इज अ स्ट्रिंग. ये लूप क्लियर है एवरीवन, एवरीवन कॉपी की प्रोसेस क्लियर है. चलो लेट अस सी द कोड. यस साक्षी, हमने एक ही इंडेक्स के लिए असाइन किया तो एक ही इंडेक्स पे स्टोर होगा. और एक इंडेक्स पे स्टोर होता है फिर भी अपने लिए काफी है, क्योंकि सिर्फ लास्ट इंडेक्स नल चाहिए ना. So let us declare the character array str of size 10 is equals to first bit. Then again second character array is str1, and then let us define str2 again of size 10. तो अपने पास एक स्ट्रिंग है जो इनिशियलाइज है, एक स्ट्रिंग है जो एम्प्टी है. स्ट्रिंग विजिबल, सॉरी, स्क्रीन विजिबल है क्या एवरीवन, ओके. साक्षी प्लीज एक बार रिजॉइन करो.
यस, तो हमने str1 और str2 ये दो स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन किए हैं। एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज की है, दूसरी स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गार्बेज वैल्यू स्टोर रहेगी। लेट अस डिफाइन माय strcpy फंक्शन। जैसे अपना बिल्ट इन strcpy फंक्शन काम करता है, वैसे ही माय strcpy फंक्शन काम करना चाहिए। इसलिए फर्स्ट पैरामीटर विल बी डेस्टिनेशन, तो कहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी करनी है? str2 में। सेकेंड पैरामीटर विल बी सोर्स, कहाँ से कॉपी करनी है? str1। दो स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर पास किए हैं हमने, ये है अपना फंक्शन कॉल। लेट अस डिफाइन द फंक्शन। What should be the data type for str2 and str1? Yes, everyone. Perfect. So data type of str1 and str2 will be character pointer. क्यों? क्योंकि दोनों भी कैरेक्टर एरे हैं। एरे नेवर पास बाय वैल्यू, एरे ऑलवेज पास बाय एड्रेस। यहाँ पे हमने एरे नेम मेंशन किए हैं। एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। बेस एड्रेस है तो रिसीव करने के लिए पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए, दैट्स बाय स्टार। पॉइंटर की स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए हमें चाहिए टाइप ऑफ डेटा। तो इस एरे में हमने जो डेटा स्टोर किया है वो है कैरेक्टर टाइप का, दैट्स व्हाई टाइप ऑफ पॉइंटर विल बी कैरेक्टर। दैट्स हाउ data type of str1 and str2 will become character pointer. क्लियर है? अब आपके स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं ये आपको पता है क्या? अभी आपको दिख रहा है वो छोड़ दो, लेकिन फिर भी विदाउट काउंटिंग आपको फिक्स पता है क्या कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? नहीं। और जब भी हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की गारंटी नहीं है, तो हमें नंबर ऑफ इटरेशंस की भी गारंटी नहीं है। एंड whenever we don't know number of iterations, which loop we will prefer? If we don't know number of iteration, perfect, we will always go with while loop. So first declare one variable integer I is equals to 0, क्योंकि स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए हमें कैरेक्टर्स एरे ही ट्रैवल करने हैं। अगर हम कैरेक्टर एरे ट्रैवल करने वाले हैं, एरे है, देन एरे विल स्टार्ट विथ 0। व्हाइल लूप में हम कंडीशन देंगे str1 ऑफ ith इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू नल है, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब यहाँ पे str1 क्यों चूज किया? बिकॉज str1 इज सोर्स। तो जो आपकी सोर्स स्ट्रिंग है उसकी ith इंडेक्स पे जब तक नल नहीं मिलता है तब तक आपको एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है, वो ऑपरेशन है स्ट्रिंग कॉपी करने का। तो str1 ऑफ ith इंडेक्स पे जो डेटा है वो आपको कहाँ पे कॉपी करना है? डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में, दैट इज str2 के ith इंडेक्स पे। ओके, सो str2 of ith index is equals to str1 of ith index। इनिशियली आई वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, 0th इंडेक्स कॉपी करके होते ही आपको उसे इंक्रीमेंट करना होगा, तभी आप फर्स्ट इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स वहां पे विजिट कर पाओगे। इस वाइल लूप के थ्रू जितने भी वैलिड कैरेक्टर्स है वो हम कॉपी कर लेंगे, लेकिन एज वी सी कि अपना जो नल कैरेक्टर है वो कॉपी करना रह जाता है। क्यों? क्योंकि व्हाइल में कंडीशन ही दी है जब तक नॉट इक्वल्स टू नल है तब तक ही कॉपी करो, जैसे ही नल आएगा तो कॉपी करने की प्रोसेस बंद हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई लूप खत्म होने के बाद मैन्युअली कहने से अच्छा एक्सप्लिसिटली हमें नल कैरेक्टर असाइन करना होगा। सो str2 ऑफ ith इंडेक्स इज इक्वल्स टू नल। क्लियर है? यस। अब मुझे बताओ strcpy ये जो बिल्ट इन फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप क्या है? नो, रिटर्न टाइप इज कैरेक्टर पॉइंटर। ओके, perfect. So return type of mystrcpy function is character pointer। तो एग्जैक्टली ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है?
तो ये फंक्शन अपनी जो कॉपीड स्ट्रिंग है दैट इज str2, इस str2 को रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स str2 और यू कैन से इट रिटर्न्स द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। ठीक है, अब डेस्टिनेशन स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, इसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर, और इसलिए mystrcpy इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या हो जाता है, कैरेक्टर पॉइंटर। ओके, तो यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया, लेट अस डिक्लेयर इट। हियर वी हैव डिक्लेयर द फंक्शन। अब ये रिटर्न टाइप देने का एक और फायदा होता है, वो क्या है, एक ही मिनट में देखते हैं। यस, तो जब भी आप वैल्यू रिटर्न करते हो तो इसका फायदा क्या होता है, ये जो फंक्शन है आपने यहाँ पे कॉल किया, अब फंक्शन कॉल करने के बाद इन रिटर्न आपको कुछ तो वैल्यू मिल रही है, उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर पॉइंटर रिजल्ट इज इक्वल्स टू जो भी आंसर आ रहा है वो आप रिसीव करोगे, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ यूजिंग %s फॉर्मेट स्पेसिफायर जो भी रिजल्ट आपको मिला था वो रिजल्ट आप प्रिंट करके देखोगे। ठीक है, तो इसे एग्जीक्यूट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा फर्स्ट बिट। अब रिजल्ट वेरिएबल की हेल्प से आपको रिटर्न की हुई वैल्यू स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि str2 में आपको डेटा कॉपी करना था, ये आपने ऑलरेडी एज अ पैरामीटर पास किया था। ठीक है, str2 ये एरे है, इसकी वजह से फंक्शन में जो कुछ भी चेंजेस हमने किए वो ओरिजिनल लोकेशन पे हुए हैं, बिकॉज str2 इज पास बाय एड्रेस। तो हमने एड्रेस पास किया था, जो भी चेंजेस हुए हैं ओरिजिनल लोकेशन पे है, तो आपको रिटर्न वैल्यू रिसीव करने की भी जरूरत नहीं। इफ यू डायरेक्टली प्रिंट str2 तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा फर्स्ट बिट। ठीक है, सो दिस इज द प्रूफ कि अपनी स्ट्रिंग करेक्टली कॉपी हो गई। यहाँ तक ठीक है। वैल्यू रिटर्न करने का फायदा ऐसा होता है कि आप इस फंक्शन को डायरेक्टली प्रिंटफ में भी कॉल कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज लाइक दिस, printf %s, और यहीं पे आपने लिख दिया mystrcpy और इसे दो पैरामीटर्स पास कर दिए। तो mystrcpy फंक्शन कॉपीड स्ट्रिंग का एड्रेस रिटर्न करेगी, जैसे ही हमने वो एड्रेस रिटर्न किया %s उस एड्रेस को देखेगा और आंसर प्रिंट कर देगा, एंड हियर यू विल गेट फर्स्ट बिट। ओके, और इसलिए आपके स्ट्रिंग के जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस है वो सारे बिल्ट इन फंक्शंस कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते ही हैं। अब ऐसे ही एक फंक्शन है विच इज strlen, str लेंथ फंक्शन, राइट। तो strlen ये फंक्शन अगर आपने ट्राई किया होगा तो वो क्या करता है, आपके स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो काउंट करता है, लेकिन जब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो काउंट करता है कभी भी नल को काउंट नहीं करेगा, इट विल नेवर काउंट नल। ओके, तो हेलो, इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर आप चेक करोगे तो इसकी लेंथ आपको 5 ही मिलेगी, 6 नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नल को काउंट नहीं करता है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, अगर आप strlen फंक्शन इंप्लीमेंट करने जाओगे, लेट अस सी mystrlen, इसे मैंने एज अ पैरामीटर string1 ये स्ट्रिंग अपनी पास कर दी, तो ये हमें चेक करके बताएगा string1 की लेंथ क्या है। लेट अस कॉपी पेस्ट str1, इस पैरामीटर को रिसीव करने के लिए हमें डेटा टाइप चाहिए कैरेक्टर पॉइंटर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, तो ऑब्वियसली जो काउंट है वो इंटीजर में रहेगा, सो इंटीजर काउंट, इनिशियली काउंट विल बी 0, देन हमें लूप इटरेट करना होगा यूजिंग लूप,
हमें अपना कैरेक्टर एरे को इंडेक्स बाय इंडेक्स ट्रैवल करना होगा। फॉर दैट वी विल डिक्लेयर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0। तो ये आई वेरिएबल आपको अपने एरे को इंडेक्स बाय इंडेक्स इटरेट करने के लिए हेल्प करेगा। चेक करेंगे व्हाइल str1 of ith index is not equals to null। जब तक आपके स्ट्रिंग में, आपके एरे में ith इंडेक्स पे नल कैरेक्टर नहीं है, तब तक क्या करना है, काउंट प्लस प्लस करना है। इसी के साथ मतलब ये फर्स्ट कैरेक्टर हमने काउंट कर लिया। फर्स्ट कैरेक्टर काउंट होने के बाद हमें नेक्स्ट इंडेक्स पे भी जाना है। दैट्स व्हाई वी विल राइट आई प्लस प्लस। तो इस तरीके से नल कैरेक्टर मिलने तक आपके स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं ये काउंट करने का काम ये काउंट वेरिएबल कर लेगा। लूप कंप्लीट होने के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का जो काउंट है वो आपके काउंट वेरिएबल के पास रहेगा। यू जस्ट हैव टू रिटर्न द काउंट। काउंट वेरिएबल का डेटा टाइप है इंटीजर। दैट्स व्हाई आपके mystrlen इस फंक्शन का रिटर्न टाइप हो जाएगा इंटीजर। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। लेट अस सी ये हमें करेक्ट आंसर देता है क्या। अगेन आप इस फंक्शन को डायरेक्टली प्रिंटफ में लिख सकते हो। इसका रीजन सिंपल है, ये फंक्शन कुछ तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है जो जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, तो वॉइड रिटर्न टाइप वाला फंक्शन हम प्रिंटफ में कभी भी कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू %d। तो ये mystrlen फंक्शन हमें कोई तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो इस %d फॉर्मेट स्पेसिफायर से रीड की जाएगी। एंड हियर विल गेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 8। क्लियर है mystrlen एंड mystrcpy। यस एवरीवन, क्लियर है पक्का। ओके, अब ऐसे ही एक और फंक्शन है विच इज नोन एज mystrcmp। strcmp, अब ये strcmp फंक्शन केस सेंसिटिव है। इट इज केस सेंसिटिव। ठीक है, जैसे अपने पासवर्ड रहते हैं, स्मॉल लेटर को स्मॉल लेटर ही चाहिए, कैपिटल को कैपिटल ही चाहिए, लाइक दिस। तो strcmp केस सेंसिटिव है। इसके अपोजिट आपको मिलेगा strcmpi या फिर str केस cmp। ठीक है, तो ये जो दो फंक्शंस है वो केस इनसेंसिटिव है, जस्ट लाइक आर ईमेल आईडी। आपको पता होगा ईमेल आईडी में आप स्मॉल कैरेक्टर कैपिटल कैरेक्टर यूज करते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप इंटरनली समझ लेता है। बिकॉज अपना जो ईमेल आईडी होता है वो केस इनसेंसिटिव रहता है, whereas जो पासवर्ड रहता है वो केस सेंसिटिव होता है। जहां पे आपने स्मॉल कैरेक्टर दिया है वो स्मॉल ही चाहिए, जहां पे कैपिटल दिया है वो कैपिटल ही चाहिए, ऐसा कंपल्शन रहता है। ठीक है, तो केस ये जो strcmp फंक्शन है इसे इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपको चेक करना है दोनों भी स्ट्रिंग एग्जैक्टली इक्वल है क्या। जैसे कि यहाँ पे आपने स्टोर किया है फर्स्ट बिट। ठीक है, यहाँ पे आपने फर्स्ट बिट स्टोर किया है, ये है आपकी स्ट्रिंग 1। देन आएगी आपकी स्ट्रिंग 2। इस स्ट्रिंग 2 में भी आपने फर्स्ट बिट ही स्टोर किया है। आपको बस क्या करना है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इन दोनों स्ट्रिंग के इंडेक्सेस एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं वो चेक करना है।
जैसे कि str1 की 0th इंडेक्स और str2 की 0th इंडेक्स एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। str1 की फर्स्ट इंडेक्स और str2 की फर्स्ट इंडेक्स एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। सेम गोज विथ सेकेंड इंडेक्स, सेम गोज विथ थर्ड इंडेक्स, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड देन सेवेंथ। और ये कब तक सेम होनी चाहिए? जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलता है तब तक। ठीक है, तो एंड तक 0th इंडेक्स से लेके नल कैरेक्टर मिलने तक सारे इंडेक्सेस एक दूसरे से अगर मैच करते हैं तो हम बोलेंगे दोनों भी स्ट्रिंग एग्जैक्टली इक्वल है। अगर हमें प्रॉब्लम कब आएगी? अगर स्ट्रिंग 1 का कोई भी एक इंडेक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इस स्मॉल टी की जगह पे लिखा कैपिटल टी, तो आप ही मुझे बताओ स्मॉल टी एग्जैक्टली इक्वल्स टू कैपिटल टी है क्या? नो। तो प्रॉब्लम कब आएगी? अगर str1 की कोई एक इंडेक्स आपके str2 के किसी इंडेक्स से मैच नहीं करती है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम की जड़ समझ में आ गई? प्रॉब्लम कब आएगा? इफ str of ith index, if str1 of ith index is not equals to str2 of ith index, ऐसी सिचुएशन दिखती है तो हमें प्रॉब्लम है। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम है क्या? अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम है क्या? No. अब यहाँ पे चांसेस ऐसे भी हैं कि क्या हुआ, str1 और str2 में हमने कुछ वैल्यू स्टोर किए, जैसे कि फर्स्ट बिट, और str1 में मैंने स्टोर किया सिर्फ फर्स्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले जो 5 कैरेक्टर्स है फर्स्ट और फर्स्ट, ये मैच हो जाएंगे, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स। लेकिन इसके बाद स्ट्रिंग सेम है क्या? टी के बाद स्ट्रिंग एग्जैक्टली इक्वल है क्या? मतलब यहाँ पे तो नल है और यहाँ पे बी है, दैट मीन्स स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 नॉट इक्वल है। तो दोनों स्ट्रिंग खत्म होने तक अपना लूप चलना चाहिए। दैट मीन्स str1 अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो रुक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। str1 नॉट इक्वल्स टू नल है क्या? हाँ, नॉट इक्वल्स टू नल है या नल है। फिर भी str2 भी चेक होना चाहिए। सो बेसिकली दो स्ट्रिंग्स पे अभी अपनी डिपेंडेंसी है। तो पहले हम एक ही स्ट्रिंग पे डिसीजन ले रहे थे, str1 ऑफ ith इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू नल। लेकिन जब स्ट्रिंग कंपेयर करते हो तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंपेयर करते टाइम आपके दोनों स्ट्रिंग में डेटा स्टोर है, str1 के पास भी डेटा स्टोर है और str2 में भी डेटा स्टोर है। तो जब आप mystrcmp फंक्शन डिफाइन करोगे तो इस टाइम आप लूप में स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 ये दोनों नॉट इक्वल टू नल है क्या, वो जरूर चेक करना। ठीक है, दैट मीन्स कैरेक्टर पॉइंटर str1 एंड कैरेक्टर पॉइंटर str2। तो यहाँ पे इंटीजर I विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, str1 ऑफ ith इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू नल है क्या? अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो आगे बढ़ो, और str1 नहीं है, ठीक है, str2 ऑफ ith इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू नल है क्या? अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो भी स्ट्रिंग कंपेयर करो। तो पहले सिर्फ एक ही स्ट्रिंग के ith इंडेक्स पे डिसीजन होता था। mystrcmp में दोनों स्ट्रिंग के ith इंडेक्स को हम चेक करेंगे। अगर दोनों भी नॉट इक्वल्स टू नल है, वेल एंड गुड। अगर दोनों भी एग्जैक्टली इक्वल्स टू नल है तभी हम रुकेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रिंग कहती है आई एम नॉट इक्वल्स टू नल तो अपना कंपैरिजन का टास्क आगे बढ़ता रहेगा। एज वी से कि अगर दोनों इंडेक्सेस एग्जैक्टली इक्वल है, जैसे कि 0th इंडेक्स
और 0th इंडेक्स, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, एफ एग्जैक्टली इक्वल्स टू एफ, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब है? अगर ये नॉट इक्वल्स टू है तो। और इसलिए हम कंडीशन क्या चेक करेंगे? इफ str1 of ith index is not equals to str2 of ith index है क्या? ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल है, इन दैट केस वी विल रिटर्न 1, क्योंकि आपने अगर strcmp बिल्ट इन फंक्शन यूज किया होगा तो आपने देखा होगा दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली इक्वल है, तो हम क्या रिटर्न करते हैं? 0। तो नॉट इक्वल आएगा तो 1 रिटर्न करेंगे। ये लूप हमने कंप्लीट एग्जीक्यूट कर लिया और अब हम लाइन नंबर 24 को विजिट कर रहे हैं। इसका सिंपल मीनिंग एक ही है, हम अभी भी इस फंक्शन में हैं, क्योंकि इफ कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हो जाती तो हम 1 वैल्यू रिटर्न करते। 1 वैल्यू रिटर्न नहीं हुई, इसकी वजह से हम लाइन नंबर 24 पे हैं। इसका सिंपल मीनिंग है, अभी तक हमें कोई भी ऐसी इंडेक्स नहीं मिली जो नॉट इक्वल है। दैट मीन्स सारे इंडेक्सेस str1 के और str2 के एग्जैक्टली इक्वल है। दैट मीन्स दोनों भी स्ट्रिंग एग्जैक्टली इक्वल है, एंड दैट्स व्हाई वी विल रिटर्न 0। ठीक है, अब 1 हो या 0 हो, आपका माई strcmp फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? इंटीजर। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, आपने देखा होगा कि कभी कभी वैल्यू 1 रिटर्न होती है और कभी कभी वैल्यू -1 रिटर्न होती है। तो कब 1 रिटर्न होगी और कब -1? इसका सिंपल एक फंडा है, वो क्या है वो देखो। आपकी पहली जो स्ट्रिंग है विच इज str1, ठीक है, तो str1 की ith इंडेक्स और str2 की ith इंडेक्स ये दोनों नॉट इक्वल है। अब आपको चेक करना है कि str1 ऑफ ith इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू, str1 के ith इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसकी आस्की वैल्यू अगर लेस देन str2 ऑफ ith इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसके वैल्यू से कम है। ठीक है, जैसे कि अज्यूम करो अभी के लिए str1 ऑफ ith इंडेक्स पे है कैपिटल टी, ठीक है, एंड str2 ऑफ ith इंडेक्स पे है स्मॉल टी। कौन से कैरेक्टर की आस्की वैल्यू ग्रेटर रहेगी, str1 या str2? str2, perfect. That means str1 of ith index is less than str2 of ith index. In this case, this function will return -1. तो फर्स्ट स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है उसकी आस्की वैल्यू अगर छोटी रहेगी तो आपका strcmp फंक्शन -1 रिटर्न करता है। ठीक है, अदरवाइज इट विल रिटर्न +1। ठीक है, तो आपके ith इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, उनके आस्की वैल्यू पे डिसीजन होता है -1 रिटर्न होगा या +1 रिटर्न होगा। कब? अगर नॉट इक्वल है तो। अगर इक्वल है तो हम 0 रिटर्न करेंगे। strcmp क्लियर है? यस एवरीवन। हाँ, तो अब आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट रहेगी 10th असाइनमेंट। आपको ऐसे ही यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करने हैं स्ट्रिंग के। ठीक है, इसमें से ये 3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, रिमेनिंग आप खुद से ट्राई करो और लैब सेशंस में उसके उसके रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो। ओके, अराउंड 15 फंक्शंस हैं जो आपको यूजर डिफाइन क्रिएट करने हैं। ओके,
Yes. Anyone? Any doubt? No doubt. ठीक है। तो हाँ, और असाइनमेंट्स का स्टेटस क्या है? रिकर्शन सबसे एंड में रहेगा साक्षी। मोस्टली रिकर्शन आपका लैब सेशन में ही कवर हो जाएगा। यस। असाइनमेंट्स कहाँ तक कंप्लीट है? सेवेंथ असाइनमेंट कंप्लीट है? सेवेंथ कंप्लीट है रोहित? डन। नाइस। और एट्थ असाइनमेंट? अरे वाह सौम्या। ओके, लेकिन सेवेंथ कंप्लीट है तो एट्थ असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, राइट? परफेक्ट। और नाइन्थ असाइनमेंट के भी अराउंड 15 फंक्शन सबके कंप्लीट है, राइट? तो ये सैटरडे संडे आपको मिलेगा। एट्थ असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और फिर आप टेंथ असाइनमेंट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो स्टार्ट। यस साक्षी। अच्छा, ओके। नहीं नहीं, इट्स ओके। एट्थ और नाइन्थ ग्रुप पे नहीं आया? अच्छा, ओके। ठीक है, मैं बोल देती हूँ आदेश को, या फिर रंजित को बोल देती हूँ, रंजित शेयर करेगा, ठीक है? यस। यस आकाश, स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन नाइन्थ असाइनमेंट है। स्ट्रिंग यूजर डिफाइन फंक्शन टेंथ असाइनमेंट है। और स्ट्रिंग टॉपिक पे आपको एक और असाइनमेंट मिलेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, फंक्शंस छोड़ के अलग से। तो स्ट्रिंग के लिए बहुत काम है अपने पास, क्योंकि अभी भी इंटरव्यूज में स्ट्रिंग के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रिंग टॉपिक पे स्पेसिफिकली। ओके। ओके देन, चलो, शैल वी स्टॉप एवरीवन? यस। ओके। कल का रिकॉर्डिंग देखा क्या किसी ने? एनीवन? कल का रिकॉर्डिंग देखा है आपने? किसी ने नहीं देखा? ठीक है, नो प्रॉब्लम। कितने टाइम का रिकॉर्डिंग आया है वो देखना था एक्चुअली। ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, enjoy your weekend with assignments obviously।